स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। जैसे कि आपको मालूम है कि हमारे 4 चैप्टर्स जो हैं वो कंप्लीट हो चुके हैं। वी आर नाउ ऑन 5th चैप्टर जो कि मर्चेंडाइजिंग ऑपरेशंस के बारे में है। अगर आप एक बिज़नेस को देखें, वो कोई भी बिज़नेस है तो वो उसमें 3 किस्म की ओरिएंटेशंस हो सकती हैं। एक वो सर्विस ओरिएंटेड भी हो सकता है, ठीक है? वो सर्विसेज़ प्रोवाइड कर सकता है। नंबर 2 वो मैन्युफैक्चरिंग बिज़नेस हो सकता है, ओके? सो वो मैन्युफैक्चर कर सकता है। नंबर 3 वो एक ट्रेडिंग बिज़नेस हो सकता है। तीनों की एक्सप्लेनेशन आपको देता हूँ। नंबर 1 यानी कि सर्विसेज से मुराद क्या है? डॉक्टर्स हैं, लॉयर्स हैं, सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स हैं, वेबसाइट डिज़ाइनर्स हैं, ग्राफिक डिज़ाइनर्स हैं। इसी तरह और भी बहुत सारे शोबे हैं जहाँ पे आप कोई प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर नहीं करते, कोई रॉ मटेरियल लेके उसको किसी पर्टिकुलर फॉर्म में लेके नहीं आते, बल्कि आप सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे होते हैं इंटेंजिबल फॉर्म में, लोगों की प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर रहे होते हैं। तो ऐसे बिज़नेस को हम सर्विस ओरिएंटेड बिज़नेस कहते हैं। मैन्युफैक्चरिंग जैसा कि आपको पता है उसमें हम प्रोडक्शन करते हैं चीज़ों को, रॉ मटेरियल को लेके उसको फिनिश प्रोडक्ट में कन्वर्ट करते हैं। एंड द थर्ड इज़ ट्रेडिंग बिज़नेस। ट्रेडिंग बिज़नेस में हम जो इन्वेंट्री है यानी वो चीज़ें जिनको हम रीसेल के लिए परचेज़ करते हैं, उनको अपने पास स्टॉक करते हैं और फिर आगे एक प्रॉफिट मार्जिन के साथ उनको रीसेल कर देते हैं। तो अब हम जो मर्चेंडाइजिंग ऑपरेशंस के बारे में बात करेंगे, ये कंसर्न्ड है ट्रेडिंग एंड मैन्युफैक्चरिंग बिजनेसेस के साथ। अभी तक जितना भी हमने पढ़ा वो सर्विसेज के हवाले से पढ़ा, और सर्विसेज में जैसा कि आपको अंदाज़ा है, सर्विसेज रेवेन्यू के बात हम करते थे, सर्विस रेवेन्यू के अलावा सेल्स रेवेन्यू की बात हम करते थे। ठीक है, तो सेल्स रेवेन्यू हमारा प्रोडक्शन से रिलेटेड है, जबकि सर्विस रेवेन्यू जो है वो हमारा किसके साथ रिलेटेड, सर्विसेज के साथ। तो इस चैप्टर में हम क्या अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे? नंबर 1 जो डिफरेंस आपको मैंने बताया है सर्विसेज में और मर्चेंडाइजिंग ऑपरेशंस में। नंबर 2 हम एक्सप्लेन करेंगे कि रिकॉर्डिंग कैसे करते हैं परचेजेस की अंडर परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम। तो हमारे पास दो इन्वेंट्री सिस्टम है, नंबर 1 परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम एंड नंबर 2 पीरियोडिक इन्वेंट्री सिस्टम। तो हम इस चैप्टर में देखेंगे कि परपेचुअल और पीरियोडिक इन्वेंट्री सिस्टम में डिफरेंस क्या होता है, और परचेजेस की और सेल्स की रिकॉर्डिंग कैसे होती है अंडर परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम, एंड देन कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड पीरियोडिक सिस्टम में कैसे कैलकुलेट करते हैं। थोड़ा सा डिफरेंस जो कि अकाउंटिंग साइकिल में आ जाता है मर्चेंडाइजिंग कंपनीज के लिए, उसको भी एक्सप्लेन करेंगे और देखेंगे कि जो इनकम स्टेटमेंट हमने पहले बनाई थी वो सिंगल स्टेप इनकम स्टेटमेंट थी। अब उसका मल्टी स्टेप फॉर्मेट क्या है? तो इससे पहले ये चैप्टर में हमने बैलेंस शीट का भी मल्टी स्टेप फॉर्मेट में स्टडी किया है। तो अभी हम देखेंगे कि इनकम स्टेटमेंट जो है वो मल्टी स्टेप इनकम स्टेटमेंट कैसे हो सकती है। तो ये एक बिल्डिंग ब्लॉक्स के थ्रू आपको बताया गया है कि क्या प्रोग्रेशन है मुख्तलिफ टॉपिक्स की और उनमें सब टॉपिक्स की इस चैप्टर में। तो बाय द एंड ऑफ दिस चैप्टर जब आप इसको स्टडी कर लें, तो एक बार रिव्यू कर लें कि इनमें से कौन कौन सी चीज़ें आपको समझ आ गई हैं, जो नहीं समझ आई फिर हम फर्दर जूम सेशंस में उनको डिस्कस भी कर लेंगे और क्वेश्चंस में उनके अंडरस्टैंडिंग के लिए कुछ प्रैक्टिस भी जनरेट करेंगे, राइट? सो जब हम बात करते हैं मर्चेंडाइजिंग कंपनीज की, तो लकी सीमेंट है पाकिस्तान में, फॉर एग्जांपल यूनिलीवर पाकिस्तान है, ठीक है, कोलगेट है, जैसे कि कोहिनूर टेक्सटाइल मिल है। ऐसे बहुत सारी कंपनीज हैं जो कि प्रोडक्शन करती हैं, ठीक है। अब नेस्ले, यूनिलीवर, इस तरह की कोका कोला, पेप्सी, इन कंपनीज की बात करें तो ये कुछ ना कुछ मैन्युफैक्चर भी कर रही होती है, साथ में कुछ ट्रेडिंग भी कर रही होती है, मतलब कहीं से प्रोडक्शन करवा के उसको आगे एक प्रॉफिट मार्जिन के साथ सेल आउट कर रही होती है। इसी तरह जो सुपर स्टोर्स होते हैं जैसे मेट्रो है, पंजाब कैश एंड कैरी है, इस तरह के सुपर स्टोर्स जो होते हैं, सुपरमार्केट्स जो होती हैं, वहाँ पे ये चीज़ें जो परचेज़ करते हैं और शेल्फ के ऊपर रखी जाती हैं, ठीक है। अब प्रोड्यूसर जो है वो मैन्युफैक्चर करने के बाद उनको डिस्ट्रीब्यूटर को देता है, जो उसको होलसेलर्स को देता है, जो कि बल्क में चीज़ें परचेज़ करते हैं। वहाँ से जाती हैं रिटेलर के पास जो अपनी शेल्फ पे रखता है और वहाँ पे कंज्यूमर आके उसको परचेज़ कर लेते हैं। इस तरह से जो प्रोडक्ट्स हैं वो मूव करती हैं। So the primary source of revenue is referred to as sales revenue. तो जब फिजिकल टेंजिबल प्रोडक्ट्स की सेल होती है तो उन्हें हम सेल्स रेवेन्यू या सेल्स बोलते हैं, ठीक है। हम उसे सेल्स भी कहते हैं और सेल्स रेवेन्यू भी कहते हैं। लेकिन सेल्स रेवेन्यू हमारी ओवरऑल अर्निंग है। जब फॉर एग्जांपल एक कंपनी है जो कि कॉफ़ी मग सेल आउट करती है, तो अगर
₹50 का एक कॉफ़ी मग सेल आउट करती है और टोटल 100 कॉफ़ी मग सेल आउट करती है, तो टोटल उसकी जो सेल्स रेवेन्यू है वो है 5000। तो ये जो 5000 है ये क्या है? सेल्स रेवेन्यू, ये टोटल अर्निंग्स है। अब फॉर एग्जांपल उसका हर कॉफ़ी मग जो है वो उसको तकरीबन मिलता है ₹30 का, ठीक है? उसने कितने सेल आउट किए हैं? 100। तो 100 की उसे कॉस्ट कितनी पड़ी है बिज़नेस को? 3000। सो हमारी अर्निंग्स 5000 है। लेकिन वो जो अर्निंग्स हैं, जिन चीज़ों को हमने बेचा है, जिन कॉफ़ी मग्स को 50 को हमने बेचा है, अब वो उसमें से ₹30 पर कॉफ़ी मग हमें पड़ता है। तो 100 मग जो है वो 3000 के हमें पड़े, टोटल अर्निंग्स 5000। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड से मुराद ये है कि जो कुछ भी आप चीज़ें बेचते हैं, उसकी आपको कॉस्ट कितनी पड़ी। तो अगर हम सेल्स में से माइनस कर दें कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, तो हमारे पास जो बच जाता है दैट इज़ कॉल्ड ग्रॉस प्रॉफिट। इसे ग्रॉस प्रॉफिट इसलिए बोलते हैं, ग्रॉस मीन्स मैला, कंटेमिनेटेड, बिकॉज़ इसमें से भी हमने कुछ एक्सपेंसेस को माइनस करना होता है, जिन्हें हम कहते हैं ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, ठीक है? ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में हमारे सेलिंग एक्सपेंसेस आते हैं, हमारे एम्प्लॉइज़ की सैलरीज़ आती हैं, हमारा रेंट आता है, यूटिलिटीज़ का यूज़ आता है, ठीक है? तो एक्सक्यूज़ मी। तो हमारे पास जो टोटल देखिए आप, हमारे पास अर्निंग्स थी वो थी 5000। तो ये हमारा टोटल रेवेन्यू है। इस पे से हमने अपनी कॉस्ट को माइनस किया है और हमारे पास ग्रॉस प्रॉफिट आ गया। उसमें से अपने जो बाकी एक्सपेंसेस हैं हमने उनको माइनस किया है, तो हमारे पास नेट प्रॉफिट आ गया और नेट प्रॉफिट को हम नेट इनकम भी बोलते हैं। अब फर्ज़ करें हमारे पास जो ग्रॉस प्रॉफिट था वो कम था 3000। अ, अगर हमने माइनस किया अपने 5000, हमारी 5000 अर्निंग हुई, 3000 उन गुड्स की कॉस्ट पड़ी, बाकी हमारे पास ग्रॉस प्रॉफिट बचा 2000। और अगर हमारे पास ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस फॉर एग्जांपल 1500 है, तो हमारे पास 500 नेट इनकम आएगी। हाँ, अगर हमारे पास ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस जो हैं वो 2500 हैं, तो फिर हमारे पास 2000 में से 2500 माइनस करें तो क्या आएगा? 500 का लॉस आएगा। ये ब्रैकेट में मैंने नेगेटिव अमाउंट लिखी है, ये लॉस आएगा। तो इस तरह से हम प्रॉफिट या लॉस अपना कैलकुलेट करते हैं मर्चेंडाइजिंग बिज़नेस में। अब मर्चेंडाइजिंग बिज़नेस में एक ऑपरेटिंग साइकिल होता है और ये ऑपरेटिंग साइकिल साल में कई बार रिपीट होता है, जिसमें बिज़नेस अपने पास कैश इन्वेस्ट करता है, ठीक है? अब जैसे कि सर्विसेज में क्या होता है, सर्विसेज वाले बिजनेस में कैश इन्वेस्ट होता है, सर्विसेज परफॉर्म की जाती हैं, आपको कस्टमर से पैसे रिसीव होते हैं, अकाउंट रिसीवेबल्स बनते हैं, रिसीव हुए कैश उसी को बिजनेस में इन्वेस्ट किया, फिर से यही सर्कल चला। मर्चेंडाइजिंग में थोड़ा सा ये लेंथी काम है। पहले आप इन्वेंट्री परचेज करते हैं, ठीक है? उसके बाद आप एक मर्चेंडाइज इन्वेंट्री फिनिश प्रोडक्ट्स के अपने पास स्टोर करते हैं। उस स्टोर्स इन्वेंट्री को आप सेल आउट करते हैं, जैसे जैसे सेल आउट करते हैं आपके पास अकाउंट रिसीवेबल्स आते जाते हैं, और वो जैसे-जैसे आपको पैसे देते जाते हैं, आपको कैश रिसीव होता है और उसी कैश को रीइन्वेस्ट करते हैं आप बिज़नेस में। ठीक है? तो ये डिफरेंस है ऑपरेटिंग साइकिल का सर्विसेज़ बिज़नेस में और मर्चेंडाइजिंग बिज़नेस में। अब ये जो इन्वेंटरी सिस्टम्स हैं, इन्वेंटरी का वर्ड यहाँ पे आपके लिए नया नहीं होना चाहिए, लेकिन मैं आपको समझा देता हूँ। 3 तरह तरह की इन्वेंटरी होती है। नंबर 1 रॉ मटेरियल, जिसको हमने प्रोडक्शन के लिए इस्तेमाल करना है। नंबर 2 वर्क इन प्रोग्रेस। वर्क इन प्रोग्रेस का मतलब ये है कि हमने उससे कुछ ना कुछ रॉ मटेरियल से बना लिया है, लेकिन वो फिनिश्ड प्रोडक्ट नहीं है। तो नंबर 3 इज़ फिनिश्ड गुड्स या फिनिश्ड प्रोडक्ट्स, जो कि बिल्कुल तैयार हैं, रेडी हैं स्टोर करने के लिए और आगे रीसेल करने के लिए। तो इन्वेंटरी 3 किस्म की होती है, ठीक है? तो ये जो चीज़ें हैं रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोग्रेस और फिनिश्ड गुड्स, ये तीनों इन्वेंटरी का हिस्सा है। अब इन्वेंटरी को हम रिकॉर्ड करते हैं कि हमारे पास इन्वेंटरी कितनी है। सर्विसेज में हम इन्वेंट्री यूज़ नहीं करते क्योंकि उसमें ये हमारा एम ही नहीं है। हमारा एम होता है सर्विसेज प्रोवाइड करना, लेकिन मर्चेंडाइजिंग बिजनेस में इन्वेंट्री का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है और हमारे करंट एसेट्स का एक बहुत बड़ा हिस्सा, बहुत ज़्यादा कैश जो है वो इन्वेंट्री में इन्वेस्ट हुआ होता है। तो इसकी रिकॉर्डिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो इसके कुछ फीचर्स हैं जो कि दो मुख्तलिफ सिस्टम्स में हम देखते हैं, और ज़्यादा इंपॉर्टेंट हम देखते हैं परपेचुअल सिस्टम को। अब परपेचुअल सिस्टम और पीरियोडिक सिस्टम में क्या फ़र्क है, ठीक है ना? इस स्लाइड के बाद मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे फीचर्स पढ़ें पहले परपेचुअल सिस्टम के। परचेजेस इंक्रीज मर्चेंडाइज इन्वेंट्री, कि जब आप परचेजेस करेंगे तो क्या बढ़ेगा? आपकी इन्वेंट्री, मर्चेंडाइज इन्वेंट्री बढ़ेगी। उसके बाद फ्रेट कॉस्ट्स। अब जो प्रोडक्ट्स होती हैं, रॉ मटेरियल है या कोई भी फिनिश्ड गुड्स हैं,
इनको लेके आने की, लेके जाने की कुछ कॉस्ट होती है, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट होती है, उसे हम फ्रेट कॉस्ट बोलते हैं। उसके बाद परचेजेस रिटर्न्स, मतलब आपने अगर कोई चीज़ परचेज की, रॉ मटेरियल परचेज किया, उसमें से नाकस निकली, कोई क्वालिटी की चीज़ें नहीं निकली, आपने वापस की, उसे कहेंगे परचेज रिटर्न्स एंड अलाउंसेस। ठीक है ना। रिटर्न्स एंड अलाउंसेस में डिफरेंस ये होता है कि अगर आपने परचेज की हैं कुछ गुड्स, वो इन्फीरियर क्वालिटी की हैं, तो आप कॉल करते हैं कि भाई ये प्रोडक्ट्स आपने भेजी थी, ये ठीक क्वालिटी की नहीं है, और आपको सेलर जो है, जो सप्लायर है, वो कहता है अच्छा ऐसा करें, आप इसको डिस्काउंटेड प्राइस पे अपने पास रख लें, 50 की आपने परचेज की ना, तो 25 की आप अपने पास रख लें, बाकी पैसे हमसे वापस ले लें। तो वो हमें एक अलाउंस दे देता है उस पर। ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं परचेज रिटर्न्स एंड अलाउंसेस एंड परचेज डिस्काउंट्स। एक्सक्यूज। सो हम जब परचेज करते हैं प्रोडक्ट्स या रॉ मटेरियल इन्वेंट्री को परचेज करते हैं, तो समटाइम्स बल्क में परचेज करते हैं, या फिर जो क्रेडिट टर्म्स हैं, यानी कि जल्दी उन्हें पैसे दे देते हैं सप्लायर को, तो वो हमें हमारी परचेजेस पे कुछ डिस्काउंट देते हैं, आर इंक्लूडेड इन द मर्चेंडाइज इन्वेंट्री। और परचेजेस रिटर्न एंड अलाउंसेस को भी और परचेज डिस्काउंट्स को भी हम मर्चेंडाइज इन्वेंट्री में ही इंक्लूड करते हैं। ठीक है। फॉर एग्जांपल, मैंने यहाँ पे 1000 की प्रोडक्ट्स परचेज की, उस पे मुझे कॉस्ट कितनी पड़ी, फ्रेट कॉस्ट 100 की पड़ी। मेरी जो प्रोडक्ट्स या परचेज रिटर्न्स थी, वो थी 150, और जो मुझे डिस्काउंट मिली वो मिली $50 की। तो अब मैं क्या करूँगा, 1000 की मैंने प्रोडक्ट्स परचेज की, उसमें कॉस्ट लगी है उनकी ट्रांसपोर्टेशन, उनको लेके आने की 100, तो कितना हो गया, 1100। अब उसमें से रिटर्न कर दिया मैंने, अलाउंस कर लिया जिसका, वो है 150, इतनी रिटर्न हो गई, तो मेरे पास कितनी बची, 950। ठीक है। उसके बाद मुझे परचेज डिस्काउंट मिली है, यानी कि जो पैसे मुझे नहीं देने पड़े, वो है -50, तो वो कितने बाकी रह गए, 900। तो मैं अपनी इन्वेंट्री को कितने से डेबिट करूंगा, कितने से इंक्रीज हुई है, 900 से। ठीक है। तो इस तरह से आप मर्चेंडाइजिंग इन्वेंट्री को रिकॉर्ड करते हैं। अब ये वो इन्वेंट्री है जो मैंने परचेज की है। एक्सक्यूज मी। तो मैंने परचेज की है, क्यों परचेज की है, रीसेल करने के लिए, आगे भी बेचूंगा ना। अब ये बड़ी बड़ी मोबाइल शॉप्स देखते हैं, लैपटॉप्स की शॉप्स देखते हैं, तो वो ये सारी चीज़ें अपनी दुकान पे परचेज करके रखते हैं, इसलिए रखते हैं कि आगे बेच सकें। लेकिन वो जितने की परचेज करते हैं उतने की आगे बेचते नहीं है, उसमें प्रॉफिट भी ऐड करते हैं। तो प्रॉफिट ऐड करने के बाद जब बेचते हैं तो उसको वो बोलते हैं सेल्स। ठीक है। उसको सेल्स रेवेन्यू भी बोलते हैं। लेकिन उस सेल्स रेवेन्यू के अलावा ये भी कैलकुलेट करते हैं कि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड क्या है, इसको बेचने की कॉस्ट कितनी है, मुझे कितने का पड़ा ये, इसको परचेज करने का कॉस्ट क्या था, इस पे कितनी ट्रेवल कॉस्ट पड़ी है, इस पे कोई अलाउंस मिला है, कोई डिस्काउंट मिली है। ठीक है। ये सब कुछ वो कैलकुलेट करते हैं। सो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इज इंक्रीज्ड एंड मर्चेंडाइज इन्वेंट्री इज डिक्रीज्ड फॉर ईच सेल। तो हम जब परचेज करेंगे तो परचेज की हमेशा एक ही एंट्री पास होगी, लेकिन जब हम सेल आउट करेंगे तो सेलिंग की 2 एंट्रीज पास होंगी, एक सेल्स रेवेन्यू की और दूसरी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड की। एग्जांपल के साथ इसको आगे देखेंगे। फिर परपेचुअल सिस्टम में फिजिकल काउंट डन टू वेरीफाई मर्चेंडाइज इन्वेंट्री बैलेंस। परपेचुअल सिस्टम में हम जाके कभी कभार अक्सर रूटीन के साथ स्टोर में ये भी देखते हैं, अच्छा हमारे पास कितनी चीज़ें जो है वो बाकी रह गई। अक्सर ये भी होता है कि आजकल एफ FRID का ज़माना है, RFID का ज़माना है, सॉरी, RFID का, रेडियो फ्रिक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन का ज़माना है। तो इसमें होता ही है कि बारकोड्स या RFID जो चिप्स हैं वो इंस्टॉल की जाती हैं मुख्तलिफ पैकिंग में, पैकेजिंग में। उससे आप इलेक्ट्रॉनिकली एक डेटाबेस रिकॉर्ड जो है वो अपने पास रख सकते हैं कि कितनी चीज़ें आई स्टोर में, उसमें से कितनी सेल आउट हो गई। तो आपके पास हर वक्त एक परपेचुअल काउंट रहता है। परपेचुअल का मतलब होता है कॉन्टिन्यू। ठीक है। तो ये चीज़ परपेचुअल सिस्टम में होती है। अब मैं आपको इसका डिफरेंस बता दूं पीरियोडिक सिस्टम से। पीरियोडिक सिस्टम में ऐसा नहीं होता, उसमें कॉन्टिन्यूस आपकी रिकैलकुलेशन नहीं होती इन्वेंट्री की। उसमें जब अकाउंटिंग पीरियड एंड होता है तो फिर आप स्टोर में जाते हैं और फिजिकली गिनते हैं, अच्छा कितनी आइटम्स रह गई। हमारे पास अकाउंटिंग पीरियड के शुरू में 1000 आइटम्स थी, अब हमारे पास 200 रह गई हैं, इसका मतलब है कि हमारे पास 800 जो है वो सेल आउट हो चुकी। तो इस तरह से आप, लेकिन उसमें नुकसान ये है कि उन 800 में से हो सकता है 700 सेल आउट हुई हों, 100 चोरी हुई हों, तो आपके पास रिकॉर्ड इतना रोबस्ट नहीं होता। तो परपेचुअल सिस्टम ज़्यादा बेहतर है और यही इस्तेमाल होता है स्पेशली बड़े बिजनेसेस में। ठीक है। तो ये देखें पीरियोडिक सिस्टम में क्या होता है। परचेजेस ऑफ मर्चेंडाइज इंक्रीज परचेजेस। तो मर्चेंडाइज जब आप इंक्रीज करेंगे
तो आप मर्चेंडाइज इन्वेंट्री को इंक्रीज नहीं करेंगे, आप लिखेंगे परचेजेस डेबिट। तो डेबिट किसको करेंगे? परचेज अकाउंट को। अब फिर एंडिंग इन्वेंट्री यानी कि अकाउंटिंग पीरियड के एंड पे बचने वाली इन्वेंट्री जो है उसको डिटरमिन किया जाता है, फिजिकल काउंट से गिना जाता है। उसके बाद फिर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड की कैलकुलेशन की जाती है। कैसे की जाती है? देखा जाता है, अच्छा जी अकाउंटिंग पीरियड के शुरू में हमारे पास 1 लाख की प्रोडक्ट्स थी। अच्छा, उसमें से हमने परचेज कितनी की हैं ड्यूरिंग द अकाउंटिंग पीरियड? हमने 8 लाख की परचेज की है। तो हमारे पास टोटल अवेलेबल कितनी होगी सेल के लिए? 9 लाख, क्योंकि 1 लाख प्लस 8 लाख 9 लाख हो गई। अच्छा, हमारे पास स्टोर में अकाउंटिंग पीरियड की आखिर में बच कितनी गई? 1,25,000। अच्छा, इसको माइनस कर दो, जितनी हमारे पास सेल के लिए अवेलेबल थी उनमें से इतनी बाकी रह गई हैं, तो इसका मतलब है 7,75,000 की गुड्स सेल आउट हो गई। तो चाहे वो चोरी हो गई हैं, जैसे भी उनमें डिटेरिएशन हुई है, हम इस 7,75,000 को कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कंसिडर कर लेते हैं। ठीक है, डिपेंडिंग अपॉन द बिजनेस कि कितना बड़ा बिजनेस है। एक सीमेंट बजरी वाली दुकान वाला तो इतना बड़ा अकाउंटिंग सिस्टम जो है वो नहीं इंस्टॉल करेगा। वो तो फिजिकल इन्वेंट्री हो सकता है, तभी सीमेंट की बोरियां कैलकुलेट करे जब महीना गुजर जाए। लेकिन जब आपका बिजनेस ग्रो करेगा, बिजनेस बड़ा होगा, या फिर आपकी बिजनेस की नोयत इस तरह की है जैसे रेस्टोरेंट का फूड का बिजनेस है, उसमें डेली इन्वेंट्री काउंट करना जरूरी होती है। ठीक है, तो इस तरह डिपेंडिंग अपॉन द बिजनेस आप इन्वेंट्री को जो है उस तरह से देखेंगे। परपेचुअल सिस्टम इसीलिए बेहतर है, लेकिन थोड़ा कॉस्टली है अगर बड़े बिजनेसेस की बात की जाए। सो रिकॉर्डिंग परचेजेस फॉर मर्चेंडाइज। नंबर 1, मेड यूजिंग कैश और क्रेडिट। तो जब भी परचेजेस करते हैं आप, या तो आप कैश पे करते हैं या फिर क्रेडिट पे परचेज करते हैं, उधार पे। नॉर्मली रिकॉर्डेड व्हेन गुड्स आर रिसीव्ड। और नॉर्मली तब रिकॉर्ड किया जाता है जब गुड्स रिसीव हो जाती हैं। ठीक है, इसमें 2 केसेस हैं। एक केस ये है कि जो सेलर है वो उसकी शिपमेंट की कॉस्ट पे करता है। तो जब तक आपको रिसीव नहीं हो जाती, आप ये नहीं कह सकते कि गुड्स जो है मेरी हैं। आपको रिसीव होने तक वो गुड्स सेलर की ही रहती हैं। और दूसरे केस में ये होता है कि बायर जो है वो शिपमेंट की कॉस्ट पे करता है। तो जैसे ही गुड्स जो है वो सेलर से निकल आती हैं तो वो बायर की हो जाती हैं। ठीक है, सो परचेज इनवॉइस शुड सपोर्ट ईच क्रेडिट परचेज। तो अगर आपकी कोई भी क्रेडिट परचेज होती है तो उसकी एक इनवॉइस बननी चाहिए। ये इनवॉइस है जिसमें नाम, आपकी एड्रेस क्या है, किसने आपसे परचेज, किससे आपने परचेजेस किए, सप्लायर का परचेजेस का, कंपनीज का, कौन सी चीज़ें परचेज हुई, क्वांटिटी क्या थी उनकी, यूनिट प्राइस क्या थी, उनकी टोटल अमाउंट कितनी है, ये सब कुछ। और अक्सर इसमें स्टैम्प या सिग्नेचर भी इन्वॉल्व होता है, और इनवॉइस नंबर भी होते हैं आपके पास, डेट अवेलेबल होती है उसके ऊपर। ये सारा रिकॉर्ड आपके पास अवेलेबल होना चाहिए, क्योंकि ऑडिटिंग में ये बहुत ज़रूरी होता है। ओके जी, सो जब आप परचेजेस करते हैं तो एंट्रीज कैसे रिकॉर्ड करते हैं? सो इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू स्टीफन्स कंपनी is presented below. Prepare the journal entry to record the transaction under a perpetual inventory system. तो कौन सा इन्वेंट्री सिस्टम हम इस्तेमाल करेंगे? परपेचुअल। तो आपको याद है कि परपेचुअल में हमने बात की है कि मर्चेंडाइज इन्वेंट्री को हम डेबिट करते हैं जब हम परचेजेस करते हैं। तो ऑन अप्रैल 5 अप्रैल को परचेज्ड मर्चेंडाइज फ्रॉम ब्रांड कंपनी फॉर 25,000, और उसके साथ क्रेडिट टर्म्स दी हुई हैं। ये क्रेडिट टर्म्स क्या है? 2/10 एंड नेट ओवर 30। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि अगर आप 10 दिन में पैसे देंगे तो आपको 2% डिस्काउंट मिलेगा। हाँ, अगर आप 10 दिन में पैसे नहीं देते तो टोटल अमाउंट आपने 30 दिन के अंदर अंदर देनी है। और उसके बाद लिखा हुआ है फ्रेट ऑन बोर्ड यानी FOB शिपिंग पॉइंट। इसका मतलब आगे 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 समझाते हैं, क्योंकि इस FOB के 2 पॉइंट्स होते हैं, डेस्टिनेशन एंड शिपिंग। और जैसे मैंने बताया कि एक में बायर जो है वो कॉस्ट पे कर रहा होता है शिपिंग की, और एक में सेलर पे कर रहा होता है शिपिंग की कॉस्ट। तो यहाँ पे देखें कि मर्चेंडाइज इन्वेंट्री हमने 25,000 की परचेज की है, तो हम मर्चेंडाइज इन्वेंट्री को डेबिट कर देंगे 25,000 से। और क्योंकि कैश हम नहीं दे रहे, ये क्रेडिट टर्म्स के साथ आपको ट्रांजैक्शन मिल रही है, दैट मीन्स क्रेडिट पे है, तो यहाँ पे अकाउंट्स पेबल को 25,000 से क्रेडिट कर देंगे, सिंपल एज दैट। उसके बाद ऑन अप्रैल 6, 6 अप्रैल को पेड फ्रेट कॉस्ट्स, आपने जो फ्रेट कॉस्ट है वो पे की। आप बायर हैं, FOB आपने पे की है 900 ऑन मर्चेंडाइज परचेज। तो आपको जैसा परपेचुअल सिस्टम में बताया कि ये कॉस्ट भी आपकी गुड्स की यानी मर्चेंडाइज इन्वेंट्री की कॉस्ट में ऐड होगी। ठीक है, क्योंकि ये उस गुड को अपने तक लाने की कॉस्ट है, तो जब आप बेचेंगे इस कॉस्ट को इंक्लूड करके बेचेंगे। तो मर्चेंडाइज इन्वेंट्री को 900 से डेबिट करेंगे। हाँ, इसमें कोई क्रेडिट पे काम नहीं हुआ, ये हमने कैश में पे किया तो कैश को क्रेडिट कर देंगे 900 से। ओके,
सो नेक्स्ट ऑन अप्रैल 7 परचेज इक्विपमेंट ऑन अकाउंट फॉर 26,000। तो इक्विपमेंट को डेबिट कर दिया हमने और अकाउंट्स पेबल को क्रेडिट कर दिया। अब इक्विपमेंट हमारा क्या है, एसेट है, लेकिन इन्वेंट्री नहीं है। क्यों? क्योंकि इक्विपमेंट हम रीसेल करने के लिए नहीं ले रहे, इसको हमने आगे नहीं बेचना, इसको हमने प्रोडक्शन के लिए इस्तेमाल करना है या ऑफिस यूज के लिए इस्तेमाल करना है। तो इक्विपमेंट को हम इक्विपमेंट ही लिखेंगे, उसको हम मर्चेंडाइजिंग इन्वेंट्री में नहीं डालेंगे। सो ये बात कर रहा था फ्रेट कॉस्ट की कि ट्रांसपोर्टेशन या शिपिंग कॉस्ट कौन देता है। तो एक होता है फ्रेट ऑन बोर्ड शिपिंग पॉइंट, एफओबी शिपिंग पॉइंट, जिसमें सेलर प्लेसेस गुड्स फ्री ऑन बोर्ड द कैरियर एंड बायर पेस फ्रेट कॉस्ट। तो जब एफओबी शिपिंग पॉइंट होगा तो बायर जो है वो पे करेगा कॉस्ट, और एफओबी डेस्टिनेशन, डेस्टिनेशन से मुराद ये है कि जो सेलर है वो पे करके उसको शिपमेंट करेगा, ठीक है, उसमें सेलर पे करेगा। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है कि अगर तो एफओबी शिपिंग पॉइंट है जिसमें बायर जो है वो पे कर रहा है फ्रेट कॉस्ट, तो जैसे ही सेलर डिस्पैच करेगा गुड्स को तो वो कंसिडर की जाएंगी कि बायर की गुड्स हैं, ठीक है। और अगर वो डेस्टिनेशन है, एफओबी डेस्टिनेशन है, तो जैसे ही सेलर से वो डिस्पैच होंगी बायर के पास पहुंचेंगी, बायर जब तक रिसीव नहीं करेगा तब तक वो सेलर की रहेंगी गुड्स। अब ये थोड़ा सा यहाँ पे ये कॉन्सेप्ट हो सकता है अजीब लगे, लेकिन आप कंसिडर करें कि जब बड़ी बड़ी कंपनी शिपमेंट मंगवाती हैं, उनकी कंसाइनमेंट्स वगैरह आती हैं, तो वो ड्यूरिंग इंपोर्ट एक्सपोर्ट जो है थ्रू सी भी आती हैं, बड़ी बड़ी पोर्ट्स पे कहीं कहीं देर पड़ी रहती हैं। तो वो जब फॉर एग्जांपल एक पोर्ट पे शिपमेंट पड़ी है तो वो किसकी है, बायर की या सेलर की है? तो ये डिसाइड करने के लिए पहले ही कॉन्ट्रैक्ट में एफओबी लिखा जाता है कि ये जो फ्री ऑन बोर्ड है ये किसका कैरियर है, ये शिपिंग पॉइंट है या डेस्टिनेशन है, कौन कॉस्ट पे करेगा, ठीक है। तो उससे पता चल जाता है कि बायर की है या फिर सेलर की है। अब बात करते हैं परचेजेस ऑफ मर्चेंडाइज में परचेज रिटर्न्स की और अलाउंसेस की, ठीक है। परचेजर में बी डिससेटिस्फाइड, तो आप बायर हैं और आप डिससेटिस्फाइड हैं, आपको उस क्वालिटी की गुड्स नहीं मिली या फिर वो डैमेज्ड है, कोई डिफेक्टिव पीसेज हैं उसमें, क्वालिटी उतनी सही नहीं है जितनी आपने चाहिए थी, इंफीरियर क्वालिटी है, या आपने जो स्पेसिफिकेशंस भेजी थी उसके मुताबिक नहीं, आपने वाइट टी शर्ट्स मंगवाई थी रेड आ गई, तो फिर आप क्या करते हैं, आप फिर नेगोशिएट करते हैं किसके साथ, सप्लायर के साथ। आप उसे कहते हैं ये चीज़ें वापस ले लें, या फिर आपके रखने वाली चीज़ें हो तो आप कहते हैं उस पर हमें डिस्काउंट दी जाए, अलाउंस प्रोवाइड किया जाए। तो परचेज रिटर्न का मतलब ये है कि वो चीज़ें जो आप वापस कर दें उसकी कॉस्ट फिर लेस हो जाएगी उसमें से जो आपने परचेज किया है। और परचेज अलाउंस ये है कि आप उनको अपने पास रख लें, कीप द मर्चेंडाइज विल ग्रांट यू अलाउंस, लेकिन उस पर डिडक्टेड प्राइस, कम प्राइस पे आप अपने पास रख लें, ठीक है। सो अब देखें इसको हम कैसे इनकाउंटर करते हैं। जब हमारे पास ऐसी कोई रिटर्न की या फिर परचेजेस की एंट्री हो, अप्रैल 8 को आपने रिटर्न की है डैमेज्ड मर्चेंडाइज टू द पेरेंट कंपनी एंड वाज ग्रांटेड 4,000 क्रेडिट फॉर रिटर्न मर्चेंडाइज। तो आपने ये चीज़ें मंगवाई थी 24,000 की, उसमें से 4,000 की आपने वापस कर दी, तो 4,000 का क्या करेंगे फिर हम, फिर अकाउंट्स पेबल हमारे 4,000 से कम हो जाएंगे। अब हमने 4,000 रुपये कम देने हैं तो अकाउंट्स पेबल को डेबिट कर देंगे 4,000 से, और क्योंकि चीज़ें भी हमने रिटर्न कर दी हैं तो हमारी मर्चेंडाइज इन्वेंट्री भी कम हुई है, उसमें भी कमी आई है, तो उसको भी हम क्रेडिट कर देंगे 4,000 से। तो परचेजेस की जो एंटी पास की थी उसकी रिवर्स एंटी पास हो जाएगी यहाँ पे, ठीक है, ये रिटर्न करने। अब अगर आपको डिस्काउंट मिलती है कि आपने अगर 10 दिन में पैसे दे दिए तो आपको 2% कैश डिस्काउंट मिलेगी, जो पैसे आपने देने हैं उसमें से आपको 2% कम देने पड़ेंगे। अगर आप 10 दिन के बाद देते हैं तो 30 दिन के अंदर अंदर टोटल अमाउंट आपने देनी है, ठीक है। इसको ऐसे पढ़ते हैं 210 नेट 30, 2% आपको कैश डिस्काउंट मिलेगी अगर 10 दिन के अंदर अंदर आपने पैसे पे कर दिए। तो आप देखें कि हमारे पास 3 किस्म के जो है वो हो सकते हैं मुख्तलिफ किस्म के, यानी कि सिनेरियोज हो सकते हैं जहाँ पे 2% डिस्काउंट इफ पेड विद इन 10 days, अदरवाइज नेट अमाउंट ड्यू इन 30 days। ये भी लिखा जा सकता है 1/10 EOM, यानी 1% डिस्काउंट इफ पेड विद इन फर्स्ट 10 days ऑफ नेक्स्ट मंथ, ठीक है। इसका मतलब है कि अगले जो आपके मंथ है उसमें फर्स्ट 10 days में आपको पेमेंट करनी होगी और आपको 1% डिस्काउंट मिलेगा। और यहाँ पे N/10 EOM का मतलब ये है कि अगले 10 दिन, अगले महीने के 10 दिन के अंदर अंदर आपने टोटल अमाउंट पे कर देनी, ठीक है। तो इस तरह से क्रेडिट टर्म्स लिखी जाती हैं। अब अगर आपने 10 दिन के अंदर अंदर पेमेंट कर दी, ठीक है, और आपको पेमेंट में से
2% जो है वो डिस्काउंट मिल गई। तो टोटल आपने 25,000 पेमेंट करनी थी, 25,000 की आपने चीज़ें परचेज की थी, लेकिन उसमें से 4,000 आपने रिटर्न कर दी। तो अब आपने टोटल 21,000 पेमेंट करनी है, और अगर 10 दिन के अंदर कर दी तो उस पे 2% आपको डिस्काउंट मिलेगा। कितना डिस्काउंट मिलेगा? $420। अब अप्रैल 15 को आपने 10 दिन के अंदर-अंदर जो है ये पेमेंट कर दी है, तो एंट्री क्या पास की आपने? अकाउंट्स पेबल कितने थे आपके? 21,000। आपने 21,000 से डेबिट कर दिए, इसका मतलब कि आपके अकाउंट्स पेबल खत्म हो गए। लेकिन कैश पेमेंट आपने कितनी की है? आपने कैश पेमेंट की है 20,580, क्योंकि बाकी जो 420 है वो क्या है? डिस्काउंट। तो बाकी 420 से आप अपनी मर्चेंडाइज इन्वेंट्री को क्रेडिट कर देंगे। मर्चेंडाइज इन्वेंट्री एक एसेट अकाउंट है, और जब आप क्रेडिट करते हैं उससे वो एसेट अकाउंट कम होता है। तो यहाँ पे हम मर्चेंडाइज इन्वेंट्री को क्रेडिट इसलिए कर रहे हैं, उसमें फिजिकल इन्वेंट्री में कमी नहीं आई, लेकिन वो जो फिजिकल इन्वेंट्री की कॉस्ट पड़ी है हमें, उसमें $420 की कमी आ गई है। ठीक है, इसलिए हम उसको क्रेडिट कर रहे हैं $420 से। ठीक है, अब देखिए, prepare the journal entry to record the transaction under a perpetual inventory system. On April 15, paid the amount due to parent company in full. आपने full amount दी है। What entry would be made if the company failed to pay? अगर 10 दिन के अंदर अंदर आप पे नहीं करते, नेट अमाउंट जब पे करेंगे तो एंट्री क्या होगी? अकाउंट पेबल और कैश की इक्वल अमाउंट जो है वो आप यूज करेंगे, क्योंकि यहाँ पे कोई डिस्काउंट नहीं मिलेगी, आपने पेमेंट 10 दिन के बाद की है। ठीक हो गया। अब जो डिस्काउंट है उसकी आप यहाँ पे अप्रोप्रिएशन देख लें कि क्या अप्रोप्रिएशन है, डिस्काउंट को कैसे हम अंडरस्टैंड करते हैं। परचेज डिस्काउंट्स, शुड डिस्काउंट्स बी टेकन व्हेन ऑफर्ड, कि क्या हमें डिस्काउंट ले लेनी चाहिए जब हमें डिस्काउंट मिलती है। डिस्काउंट ऑफ 2% ऑन 21,000, तो 21,000 पे कितनी डिस्काउंट मिलती है आपको? 420। अगर हम 21,000 को 10% पे 20 डेज के लिए इन्वेस्ट करें तो हमें 10% मिलेगा $115। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज़ गौर करें कि अगर हम 30 दिन है हमारे पास पेमेंट के लिए, ठीक है, ये पहला दिन है और ये 30 दिन है, और यहाँ पे 10 दिन पूरे हो जाते हैं। अगर हम इस पीरियड में पेमेंट कर देते हैं तो हमें मिलती है डिस्काउंट 2%। सही हो गया। लेकिन अगर हम इस अमाउंट को जो हमने पे कर दिया है 10 दिन के अंदर अंदर, इसको अगले 20 दिन के लिए किसी और जगह इन्वेस्ट करें जहाँ पे हमें 10% अर्निंग हो, ठीक है, तो क्या हम फायदे में रहेंगे या नहीं रहेंगे? देखिए, अगर हमें डिस्काउंट 2% मिले तो हमें $420 का फायदा होता है, लेकिन अगर हम 20 डेज के भी कहीं इन्वेस्ट करें तो हमें $115 का फायदा होता है। तो दैट मीन्स कि बजाय हमें $115 अर्न करने के, हमें ये डिस्काउंट अवेल कर लेनी चाहिए, क्योंकि जो डिफरेंस आ रहा है वो पॉजिटिव आ रहा है। तो हमें 304 एक्स्ट्रा डॉलर्स का फायदा हो रहा है अगर हम अर्ली पेमेंट कर रहे हैं। तो हम अक्सर ऐसे ही देखते हैं कि डिस्काउंट जो है उसको कैसे एक्वायर किया जाए, तो ये कैलकुलेशंस होती हैं कुछ। तो अब ये परचेजिंग इन्वेंट्री का अकाउंट है जिसमें आप 25,000 की आपने परचेजेस की थी, डेबिट हो गया था। उसके बाद 900 उस पर फ्रेट कॉस्ट आई थी, उससे डेबिट हो गया था। 4,000 की आपने चीज़ें रिटर्न कर दी थी, उससे क्रेडिट हो गया था। उसके बाद 420 की डिस्काउंट मिली, उससे क्रेडिट हो गया था। तो नेट अमाउंट जो इसमें बच गई है वो कितनी है? 21,480। तो $21,480 की इन्वेंट्री आपके पास अवेलेबल है सेल के लिए। ठीक है, तो यहाँ तक हमने पढ़ा कि परचेजेस आप कैसे जो है वो लिखते हैं। अब हम आगे बात करते हैं कि आखिर हम सेल्स को कैसे रिकॉर्ड करते हैं। तो जैसे परचेजेस की इनवाइस बनती है वैसे सेल्स की भी इनवाइस बनती है। सेल्स भी क्रेडिट पे होती हैं। अब जब आप प्रोडक्ट सेल आउट करेंगे तो फिर आपके साथ भी ये हो सकता है कि आप कोई डैमेज्ड गलती से प्रोडक्ट बेचते हैं, डिफेक्टिव प्रोडक्ट बेचते हैं, जो स्पेसिफिकेशन आपके पास आई हैं वैसी ना हो, जो क्वालिटी आपके कस्टमर को चाहिए वो आप ना दे रहे हो, तो आपको भी रिटर्न्स आ सकती हैं। हो सकता है आपको भी पैसे जल्दी चाहिए हो, तो आप भी क्रेडिट टर्म्स ऐसे ही रखें कि अगर आपको 2 दिन में रिसीव हो गए, 10 दिन में रिसीव हो गए, 2% डिस्काउंट होगी, वरना 30 दिन में टोटल रिसीव करना है। ठीक है? तो इस तरह से मुख्तलिफ जर्नल एंट्री सेल्स के लिए भी आप पास करेंगे। अब सेल्स 2 तरह की होती हैं, कैश सेल्स और क्रेडिट सेल्स। तो जब कैश सेल्स होंगी, कैश को डेबिट करेंगे, सेल्स रेवेन्यू या सेल्स को क्रेडिट करेंगे। अगर वो क्रेडिट पे होंगी तो अकाउंट रिसीवेबल को डेबिट करेंगे और सेल्स को क्रेडिट करेंगे। लेकिन मैंने आपको पहले भी बताया था कि जब भी सेल्स होंगी, सेल्स की 2 एंट्रीज होंगी। एक तो वो जो हमारी अर्निंग है, जितने पे हम सेल कर रहे हैं। नंबर 2, ये जो चीज़ें हमने सेल की हैं, इनकी प्राइस हमें कितनी पड़ी थी, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। ठीक है? और दूसरी बात ये है कि जब हम चीज़ें सेल करते हैं तो हमारी जो इन्वेंट्री है, मर्चेंडाइज़ इन्वेंट्री, वो कम होती है। तो उसमें भी जो कमी आएगी, वो भी हमने रिकॉर्ड करनी है। तो पहली एंट्री होगी जिसमें हम कैश को या अकाउंट रिसीवेबल को डेबिट करेंगे, क्योंकि हम अर्निंग कर रहे हैं।
और सेल्स रेवेन्यू को क्रेडिट करेंगे। और दूसरी एंट्री होगी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड की, क्योंकि ये कॉस्ट है जो हमें पड़ी थी, हमने वो कैलकुलेट करनी है। क्या फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने 10 कॉफ़ी मग जो है सेल आउट किए और हर एक की जो प्राइस थी वो थी 500, तो मेरे पास 5000 सेल्स रेवेन्यू आ गया। लेकिन ये जो 10 कॉफ़ी मग हैं वो मैंने हर कॉफ़ी मग 300 का परचेज किया था, तो मेरे पास 3000 जो है वो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड है। तो मेरे पास जो पहली एंट्री पास होगी उसमें कैश जो है वो 5000 से डेबिट होगा और सेल्स 5000 से क्रेडिट होगी। जबकि जो दूसरी एंट्री है कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड की, वो 3000 से डेबिट होगा और मर्चेंडाइज इन्वेंट्री 3000 से क्रेडिट होगी, क्योंकि मेरी इन्वेंट्री मैंने जो परचेज की थी, जो सेल की है वो 3000 की परचेज की थी। ठीक है, अब आ जाएं जी, यहाँ पे कुछ एंट्रीज हैं, इनको बारी बारी हम अंडरस्टैंड करते हैं। नंबर 1, दिसंबर 3 को व्हीलर कंपनी सोल्ड $5 लाख ऑफ मर्चेंडाइज टू हाशमी कंपनी। अब उसमें टर्म्स भी, व्हीलर कंपनी ने कहा कि अगर 10 दिन में आप पैसे देंगे तो 2% डिस्काउंट, और टोटल पैसे कितने दिनों में देने हैं? 30 दिनों में। और एफओबी शिपिंग पॉइंट, यानी बायर जो है, जो परचेज कर रहा है वो कॉस्ट पे करेगा शिपिंग की। ठीक है, कॉस्ट ऑफ मर्चेंडाइज सोल्ड कितनी है? 3,50,000। तो 5 लाख की हम चीज़ें सेल आउट कर रहे हैं, लेकिन हमें कितने की पड़ रही हैं? 3,50,000 की। तो अब दो एंट्रीज पास करेंगे। नंबर 1, ये क्रेडिट टर्म्स आपको दी हुई है, इसका मतलब क्रेडिट पे सेल हुई है, तो अकाउंट रिसीवेबल डेबिट हो जाएंगे और सेल क्रेडिट हो जाएगी 5 लाख से। दूसरी एंट्री 3,50,000 से पास करेंगे। क्यों? क्योंकि हमें कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड कितनी पड़ी है? 3,50,000, और इन्वेंट्री में इतनी ही कमी आई है। तो ये दोनों एंट्रीज सेल्स वाली डेट पे पास होंगी। ठीक है, एक्सक्यूज मी। सेल्स रिटर्न्स एंड अलाउंस, तो मैंने जैसे बताया ना कि आपकी परचेजेस में जैसे रिटर्न्स अलाउंसेस होती हैं, वैसे सेल्स में भी हो सकती हैं। तो फ्लिप साइड ऑफ परचेज रिटर्न्स एंड अलाउंस, तो ये उल्टा है परचेज रिटर्न एंड अलाउंस का। इसे हम कहते हैं कॉन्ट्रा रेवेन्यू अकाउंट। कॉन्ट्रा रेवेन्यू अकाउंट का मतलब ये है कि ये हमारे रेवेन्यू को कम करता है। जो सेल्स में वापसी होती है, सेल्स की रिटर्न्स होती हैं, या उस पे जो अलाउंसेस डिस्काउंट देनी पड़ती है, ये हमारे रेवेन्यू को कम करती है, तो इन्हें हम कॉन्ट्रा रेवेन्यू अकाउंट कहते हैं। सो सेल्स नॉट रिड्यूस्ड डेबिट्स बाय बिकॉज, तो जब हमें सेल्स रिटर्न अलाउंसेस होती हैं तो हम सेल्स को डेबिट नहीं करते। उसकी रीजन क्या है? बिकॉज would obscure importance of sales returns and allowances as a percentage of the sales. तो सेल्स की क्योंकि परसेंटेज होगी वो एक, तो उससे सेल्स की ओवरऑल रेवेन्यू जो है वो obscure हो जाएगी। मतलब हमें समझ नहीं आएगी कि आखिर इसमें कितना हिस्सा जो है, कौन से वाला हिस्सा है जो रिटर्न हुआ है। ठीक है, could distort comparison between total sales in different accounting periods। और डिफरेंट अकाउंटिंग पीरियड्स में, फॉर एग्जांपल एक अकाउंटिंग पीरियड में सेल होती है, दूसरे में रिटर्न होती है, तो हमारा जो सेल और रिटर्न को मैच करने का प्रोसेस है वो डिस्टॉर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इसके लिए हम कैसे रिकॉर्ड करते हैं? यहाँ पे देखें कि जो हाशमी कंपनी है, वो जिसने परचेज किया था हमसे, ग्रांटेड एन अलाउंस ऑफ 27,000, उसको 27,000 का हमने अलाउंस दे दिया फॉर मर्चेंडाइज परचेज ऑन दिसंबर 3। अब क्योंकि अलाउंस दिया तो कैसे रिकॉर्ड करेंगे? सेल्स रिटर्न्स एंड अलाउंस, एक अलग अकाउंट बनाएंगे, उसको डेबिट करेंगे, और क्योंकि ये पैसे हमने लेने थे उनसे, अब नहीं लेने क्योंकि सेल्स रिटर्न्स हो गई, तो यहाँ पे हम अकाउंट रिसीवेबल को क्रेडिट कर देंगे 27,000 से। ओके, इसी तरह ऑन दिसंबर 8 हाशमी कंपनी रिटर्न मर्चेंडाइज फॉर क्रेडिट 27,000। द ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ मर्चेंडाइज टू व्हीलर वाज 19,800। तो ये हमने एंट्री पास की है 27,000 की, जो सेल्स रिटर्न हुई है, जो चीज़ें हमें वापस कर दी हैं हाशमी कंपनी ने। लेकिन जो चीज़ें उसने हमें 27,000 की वापस की हैं, क्योंकि हमने ये चीज़ें 27,000 की बेची थी हाशमी कंपनी को, हमें कितने की पड़ी थी जब हमने बेची थी? तो हमें एक दूसरी एंट्री भी पास करनी है जो कि कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड की एंट्री है। ठीक है, तो हम मर्चेंडाइज इन्वेंट्री डेबिट करेंगे, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड क्रेडिट करेंगे। ये रिवर्स एंट्री है जो सेल के टाइम पे हमने की थी उसकी। क्यों? रीज़न ये है क्योंकि ये 27,000 की गुड्स जो हैं जिससे हमने पैसे लेने थे, ये हमें 19,800 की पड़ी थी। तो उस वक़्त हमने इतनी अमाउंट से अपनी इन्वेंट्री को कम किया था। ठीक है ना? तो इस इन्वेंट्री को जो कि वापस आ गई है हमारे पास, उतनी अमाउंट से ऐड भी करेंगे, और कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड को भी कम करेंगे, क्योंकि इनकी कॉस्ट तो अब पड़ी नहीं, क्योंकि ये रिटर्न हो गई। ओके, देन वी हैव सेल्स डिस्काउंट, कि अगर हम क्रेडिट टर्म्स हमने दी कि 10 दिनों में पैसे दे देगा तो 2% उस पे हम डिस्काउंट देंगे।
तो वो जो डिस्काउंट हम देंगे तो कैसे रिकॉर्ड करेंगे, यहाँ पे देखें, ऑन December 13th व्हीलर कंपनी रिसीव्ड द बैलेंस ड्यू फ्रॉम हाशमी कंपनी। तो हाशमी ने वो बैलेंस दे दिया 2% वाला, लेकिन याद रखें कि 27,000 की प्रोडक्ट्स रिटर्न भी हो गई थी। तो पहले 5 लाख जो कि हमने रिसीव करने थे उसमें से 27,000 निकाल देंगे, माइनस कर देंगे, उसके बाद 2% कैलकुलेट करेंगे, तो वो बनता है 9,460। तो 9,460 निकाल के बैलेंस किया हमने, कैश कितना बच गया, 4,63,540। ये ऐसे कैलकुलेट करेंगे हम कि 5 लाख हमने रिसीव करना था, उसमें से 27,000 माइनस कर दिया गया। तो 27,000 अगर माइनस करेंगे, ठीक है, तो ये बचेगा 4,73,000, ठीक है। और 4,73,000 में से जो डिस्काउंट दे दी वो 9,460 की दे दी, तो बाकी आपके पास 4,63,540 कैश जो है ना, ये रिसीवेबल में आ गया। तो ये उन्होंने हमें पे कर दिया है, तो क्योंकि पे कर दिया तो कैश जो है वो डेबिट हो जाएगा। सेल्स डिस्काउंट जो है वो भी डेबिट हो जाएगी, क्योंकि हमने टोटल रिसीव करना था 4,73,000, लेकिन उसके दो हिस्से हो गए ना, एक सेल्स डिस्काउंट में चला गया और एक कैश जो हमें रिसीव हुआ है, तो डेबिट क्रेडिट हमारे इक्वल हो गए। तो इस तरह से हम डिस्काउंट की एंट्री पास करेंगे। सही हो गया। तो अब जब इनकम स्टेटमेंट बनेगी, व्हीलर कंपनी अपनी इनकम स्टेटमेंट बनाएगी, तो उसमें सेल्स को लिखने के बाद उसमें से रिटर्न्स एंड अलाउंसेस को माइनस करेगी, उसके बाद डिस्काउंट को माइनस करेगी, और जो नेट सेल्स होंगी उनको इनकम स्टेटमेंट में ट्रांसफर किया जाएगा, जो है 4,63,540। तो अभी तक सर्विसेज में आप देखें, सर्विसेज रेवेन्यू लिखा होता था सिर्फ। तो अब जब हम मर्चेंडाइजिंग में आए हैं, तो सर्विसेज में एक हेडिंग होती थी, रेवेन्यू में सारे रेवेन्यू हम ऐड कर देते थे, इंटरेस्ट रेवेन्यू, रेंट रेवेन्यू, सारे ऐड करके तो टोटल रेवेन्यू कैलकुलेट करते थे। लेकिन यहाँ पे जब हम सेल्स रेवेन्यू की बात करेंगे, उसमें से सेल्स रिटर्न एंड अलाउंसेस और सेल्स डिस्काउंट ये भी माइनस करेंगे, जो कि कॉन्ट्रा सेल्स अकाउंट है। तो जो भी क्वेश्चन में रकम अवेलेबल होगी कि ये सेल्स रिटर्न की अमाउंट है, ये सेल्स डिस्काउंट की अमाउंट है, उसको माइनस करेंगे सेल्स में से। उसके बाद हम कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड को माइनस करेंगे कि कितनी कॉस्ट पड़ी है गुड सोल्ड की। ओके, तो ये कुछ एडजस्टिंग एंट्रीज हैं जो कि मर्चेंडाइजिंग की हैं। उसके बाद क्लोजिंग एंट्रीज हैं, तो क्योंकि मर्चेंडाइजिंग की आपको याद है कि क्लोजिंग एंट्रीज हम सर्विस जो बिजनेसेस हैं उसमें एडजस्टिंग एंट्रीज और क्लोजिंग एंट्रीज पढ़ चुके हैं, तो आई थिंक कि ये आप इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हैं। अब जो मेन कंसर्न है हमारा इस चैप्टर का, वो ये है कि हम ये भी देखें कि सिंगल स्टेप इनकम स्टेटमेंट में और मल्टी स्टेप इनकम स्टेटमेंट में डिफरेंस क्या है। तो मल्टी स्टेप इनकम स्टेटमेंट शोज सेवरल स्टेप्स इन डिटर्मिनिंग नेट इनकम। जो नेट प्रॉफिट है उसको मल्टीपल स्टेप्स के बाद कैलकुलेट किया जाता है। देयर आर 2 स्टेप्स रिलेट टू प्रिंसिपल ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। तो 2 स्टेप ऐसे हैं जो कि बिजनेस की ऑपरेटिंग एक्टिविटीज से रिलेट करते हैं, डिस्टिंग्विशिंग बिटवीन ऑपरेटिंग एंड नॉन ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। अब ऑपरेटिंग और नॉन ऑपरेटिंग एक्टिविटीज क्या होती हैं बिजनेस की। एक फूड का बिजनेस जो है उसके ऑपरेशंस क्या होंगे कि फूड का रॉ मटेरियल परचेज करना, रेसिपीज को मैन्युफैक्चर करना, बनाना, कुक करना, उसके बाद उसको डिलीवर करना। ठीक है ना, एक पिज्ज़ा शॉप है, वो रॉ मटेरियल पिज्ज़ा का परचेज करेगी, उसके बाद पिज्ज़ा कुक करेगी, उसके बाद उसको डिलीवर करेगी। ठीक है, फर्नीचर के बिजनेस में टिम्बर जो है रॉ मटेरियल होगा, उससे फर्नीचर बनेगा, पॉलिश किया जाएगा, उसको आगे सेल आउट किया जाएगा, कस्टमर को दिया जाएगा और कस्टमर से पैसे रिसीव किए जाएंगे। ठीक है, अगर आप बात करें बैंक की, तो बैंक में अकाउंट्स बनाए जाएंगे, अकाउंट्स में सर्विसेज दी जाएंगी। तो बैंक को हम मर्चेंडाइजिंग या मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस नहीं कंसिडर करेंगे, पिज्जा को और उसके साथ जो फर्नीचर वाला है उसको कंसिडर करेंगे ट्रेडिंग एंड मैन्युफैक्चरिंग। ठीक है, अब एक प्योर ट्रेडिंग की बात करते हैं, पंजाब कैश एंड कैरी, वो खुद कुछ भी मैन्युफैक्चर नहीं करेगा, वो चीज़ें परचेज करेगा, उनको आगे सेल आउट करेगा और कस्टमर से पैसे लेगा। तो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ ये होती हैं कि बिजनेस जिन एक्टिविटीज़ के लिए बनाया जाता है, जिनमें आप कैश से चीज़ें परचेज करते हैं, आगे सेल आउट करके बिजनेस से कैश, कस्टमर से कैश रिसीव करते हैं और बिजनेस में री इन्वेस्ट करते हैं। तो ये ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ हैं। इसके बाद नॉन ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ भी होती हैं, जैसे एक ऑफिस होता है जिसमें अकाउंटेंट बैठा होता है, वो सारा खाते का हिसाब किताब रखता है। ठीक है, इसके अलावा आपके जो मेहमान आते हैं उनके एंटरटेनमेंट के लिए एक कैफ़े रखा होता है आपने, वो चाय वगैरह वहाँ से आती है। ठीक है, इसके अलावा एक रिसेप्शनिस्ट होती है जो कि कॉल करके तो लोगों से कॉरेस्पॉन्डेंस करती है। ठीक है, इसके अलावा आपके ऑफिस में कुछ मैनेजर्स हो सकते हैं। तो ये वो लोग हैं
जो कि बिजनेस की ऑपरेशन से डायरेक्टली लिंक नहीं है, दे आर लिंक्ड बट नॉट डायरेक्टली, दे आर नॉट अ पार्ट ऑफ द प्रोडक्शन। तो उनकी एक्टिविटीज जो है उन्हें हम कहते हैं नॉन ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। तो दोनों तरह की एक्टिविटीज बिजनेस में होती हैं। तो ये आपके सामने एक मल्टी स्टेप इनकम स्टेटमेंट है। हेडर सेम है, सबसे पहले बिजनेस का नाम है, उसके बाद स्टेटमेंट का नाम है, उसके बाद जिस अकाउंटिंग पीरियड के लिए स्टेटमेंट बनाई गई है, पीडब्ल्यू ऑडियो सप्लाई इनकॉर्पोरेशन इनकम स्टेटमेंट फॉर द ईयर एंडेड दिसंबर 31st 2008। अब देखिए यहाँ पे सेक्शंस है, ये मल्टी स्टेप इसलिए देयर आर स्टेप्स। वी हैव अ नॉन ऑपरेटिंग सेक्शन, ये नीचे, एंड देन वी हैव एन ऑपरेटिंग सेक्शन। ठीक है, अब देखिए ऑपरेटिंग सेक्शन में क्या आता है। सबसे पहले आपका सेल्स रेवेन्यू। तो आपका जो सेल्स रेवेन्यू है वो है 4,80,000। उसमें से आपने सेल्स रिटर्न को और सेल्स डिस्काउंट को माइनस कर दिया, तो आपके पास क्या बचा? आपके पास बचा 4,60,000। तो आपकी जो सेल्स रिटर्न और सेल्स डिस्काउंट का टोटल है वो है 20,000, उसको माइनस किया 4,80,000 में से, तो आपके पास 4,60,000 बच गया। अब ये जो 4,60,000 आपके पास नेट सेल्स आ रही हैं, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि इस बिजनेस ने जितनी भी प्रोडक्ट सेल आउट किए हैं उनसे कितनी अर्निंग हुई है, उसकी डिस्काउंट और रिटर्न निकालने के बाद वो अर्निंग हुई है $4,60,000। लेकिन $4,60,000 की जो अर्निंग हुई है जिन प्रोडक्ट्स पे हुई है, उन प्रोडक्ट्स की कॉस्ट बिजनेस को कितनी पड़ी? वो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड है। तो वो बिजनेस को कॉस्ट पड़ी 3,16,000। तो कॉस्ट को अगर निकाल दें तो बाकी ये ग्रॉस प्रॉफिट बच जाता है बिजनेस के पास 1,40,000। तो ये ग्रॉस प्रॉफिट जो है ये कंटेमिनेटेड प्रॉफिट है। इसमें से आप ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस और नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस के माइनस करेंगे। ठीक है जी। फॉर एग्जांपल ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में हमारे पास आते हैं सेलिंग एक्सपेंसेस, जैसे स्टोर सैलरीज एक्सपेंस, कि आपके स्टोर में जो लोग काम करते हैं उनकी सैलरीज के एक्सपेंस। आपने एडवर्टाइज किया अखबार में, टीवी पे, केबल पे, उस एडवर्टीजमेंट के एक्सपेंस। फिर आपका जो स्टोर का इक्विपमेंट है वो डेप्रिसिएट हुआ, उसकी डेप्रिसिएशन का एक्सपेंस। आपने जब चीज़ें बेची तो उनको जहाँ भेजना था ट्रांसपोर्ट पे, उस ट्रांसपोर्टेशन के पैसे पड़े फ्रेट आउट। ठीक है, जब आप परचेज करते हैं आपके पास जब चीज़ें आ रही होती हैं, अगर आप उसके पैसे दें ट्रांसपोर्टेशन के, उसे फ्रेट इन बोलते हैं। और अगर आप कस्टमर को बेच रहे हैं और चीज़ें आपकी तरफ से जा रही हैं और आप ट्रांसपोर्टेशन के पैसे देते हैं तो उसे फ्रेट आउट बोलते हैं। ठीक है, तो ये आपके टोटल सेलिंग एक्सपेंसेस हो गए। ये आपके स्टोर के मतलब हैं, जो स्टोर में लोग काम करते हैं, स्टोर में इक्विपमेंट यूज होता है, स्टोर से चीज़ें कस्टमर तक जाती हैं। उसके बाद है एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस, जिसमें आपके मैनेजर की सैलरी, सीईओ की सैलरी, अकाउंटेंट की सैलरी, ये सारी सैलरीज हैं। उसके बाद बिजली के, नेट के, गैस के अखराजात हैं, यूटिलिटीज एक्सपेंसेस हैं। उसके बाद आपने फैक्ट्री को इंश्योर किया हुआ है, अपने इक्विपमेंट को इंश्योर किया हुआ है, उसकी इंश्योरेंस करवाई हुई है, उसके इंश्योरेंस के एक्सपेंसेस हैं। तो ये आपके टोटल एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस हैं। तो आप अपने सेलिंग एक्सपेंसेस को भी माइनस करेंगे, उसके बाद अपने एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस को भी माइनस करेंगे, तो आपके पास क्या आ जाएगी? ऑपरेटिंग इनकम। तो आपके टोटल एक्सपेंसेस देखें, 1,40,000 में से 1,14,000 माइनस हो गए एक्सपेंसेस में, बाकी कितना प्रॉफिट आपके पास बचा? 30,000। और ये कहलाता है ऑपरेटिंग प्रॉफिट या ऑपरेटिंग इनकम। इसको इनकम फ्रॉम ऑपरेशंस भी बोलते हैं। तो 30,000 आपकी इनकम फ्रॉम ऑपरेशंस है। ओके, सो यहाँ पे हमारे पास जो 30,000 इनकम फ्रॉम ऑपरेशंस आई है, अब ये इनकम स्टेटमेंट जो है ना, ये कॉन्टिन्यू है। ठीक है, पिछले पेज पे वो ये उसका आधा हिस्सा था, बाकी भी है। तो इनकम फ्रॉम ऑपरेशंस कितना आ गया? 30,000। इसमें से आपने लोन लिया हुआ था, उस पर इंटरेस्ट देना है। ठीक है, उसको माइनस करना है। सॉरी, ये रेवेन्यू है, ये रिसीव हुआ है। आपने लोन दिया हुआ है एज अ कंपनी, तो आपको इंटरेस्ट रेवेन्यू रिसीव हुआ है, तो ये अदर रेवेन्यूज है, बाकी जो गेन्स हुए हैं आपको। तो आपको इंटरेस्ट रेवेन्यू जो मिला है वो 3,000, ये आपने ऐड किया। फिर आपका इक्विपमेंट एक पुराना हो गया था, उसको आपने सेल आउट कर दिया, उससे भी $600 आपको मिल गए। तो ये 3600 की इनकम है जो कि ऐड हो रही है। अब एक क्वेश्चन ये है कि इसको हमने सेल्स रेवेन्यू में क्यों नहीं लिखा? क्योंकि बिजनेस का मेन काम ये नहीं है कि वो किसी को लोन दे, बिजनेस का मेन काम ये नहीं है कि वो इक्विपमेंट रीसेल करे। ठीक है, तो ये जो सेल्स रेवेन्यू है ये बिजनेस के मेन ऑपरेशन से आ रहा है, और ये वो बाकी इनकम है जो बाकी किसी जरिए से आ रही है, तो इसको बाद में लिखते हैं। फिर अदर एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, कि अगर बिजनेस ने कोई लोन लिया हुआ है उस पर इंटरेस्ट देना है, तो वो एक्सपेंस है, इंटरेस्ट एक्सपेंस, उसको माइनस करेंगे। अगर कोई फॉर एग्जांपल कोई चीज़ चोरी हो गई है, वेंडलिज्म हो गया है, कोई डिस्टर्बेंस की वजह से कोई चीज़ जो है वो ख़राब हो गई है, टूट फूट का शिकार हो गई है, ठीक है, तो उसका भी माइनस करेंगे। तो हमारे पास ये 2,000 की ये चीज़ें हुई हैं, इसको माइनस करेंगे। अब 30,000 में 3600 ऐड करेंगे,
और माइनस करेंगे 2000, तो हमारे पास बाकी क्या बच जाएगा? 1600 जो है ना पॉजिटिव अमाउंट बच जाएगी इन दोनों में से। ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है, तो 1600 पॉजिटिव अमाउंट बच जाएगी। 30,000 प्लस 1600, 31,600। तो ये आपकी नेट इनकम है। यहाँ पे एक और बात बता दूं कि अब देखें बिजनेस ने टोटल कितने पैसे कमाए, 4,80,000, और उसमें से ग्रॉस प्रॉफिट कितना हुआ, 1,44,000, और बाकी बचा क्या, नेट इनकम 31,600। तो बिजनेसेस में ऐसा ही होता है कि कंपनीज पैसा बहुत अर्न करते हैं, अर्निंग्स बहुत ज्यादा होती हैं, लेकिन कॉस्ट भी उतनी ही ज्यादा होती है, एक्सपेंसेस भी होते हैं, ये सारे माइनस करने होते हैं। तो एक बिजनेस है, अगर वो अपने अर्निंग में से सिर्फ और सिर्फ कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, मतलब कितने की चीजें पड़ी, सिर्फ यही माइनस करे, तो वो कैलकुलेशन ठीक नहीं होगी, वो उसका नेट प्रॉफिट नहीं होगा, क्योंकि उसने अपने बाकी अखराजात, एम्प्लॉयज़ की सैलरीज, बिजली के, रेंट के, इंटरेस्ट के एक्सपेंसेस जो हैं वो भी माइनस करने हैं। उसके बाद फिर इनकम, नेट इनकम बचेगी। अब ये नेट इनकम 31,600 वो नहीं है जो कि एक ओनर अपने घर लेके जा सकता है, बट इसमें टैक्स भी पे करना है आपने, इनकम टैक्स। तो अगर 20%, 25% या कंपनीज की सूरत में 34-35% तक टैक्स जो है वो इसमें से पे करना है गवर्नमेंट को, तो 100 में से $35 जो है वो गवर्नमेंट को चले जाएंगे, और बाकी वो पैसे बचेंगे जो कि ओनर या शेयर होल्डर के पास जाएंगे। ठीक है, तो ये मल्टी स्टेप इनकम स्टेटमेंट थी, इसको आपने पढ़ना है। ये जो स्टेटमेंट्स हैं ये आपको एग्जांपल्स भी प्रोवाइड की गई हैं, बैलेंस शीट और इनकम स्टेटमेंट में क्या रिलेशनशिप होता है उसके साथ। पीरियोडिक सिस्टम को एक बार आप रीडिंग कर लीजिएगा। पीरियोडिक सिस्टम जो है वो हम इसमें थॉरोली स्टडी नहीं करेंगे, हम परपेचुअल सिस्टम को यूज़ करेंगे, लेकिन पीरियोडिक सिस्टम में मैंने आपको इंट्रोडक्शन दे दिया है कि उसमें हम कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड कैसे कैलकुलेट करते हैं, थर्ड स्लाइड पे वो था। उसके बाद पीरियोडिक सिस्टम में अकाउंटिंग पीरियड के आखिर में फिजिकल काउंट के बाद हम चीज़ों को कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, तो ये एक और एग्जांपल यहाँ पे गिवन है, इसको एक बार पढ़ लीजिएगा, फिर इसके बाद लेटर ऑन हम जूम सेशन में इस पर डिस्कशन करेंगे। ओके, थैंक यू वेरी मच, सी यू नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफिज़।